हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का जो स्वरूप है, ये स्वरूप तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास को प्री हिस्ट्री और आदि इतिहास को हम प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। ये तीनों की अलग अलग विशेषता है। सबसे पहले अगर बात करें प्रागैतिहास की, तो प्रागैतिहास की क्या विशेषता है? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो इतिहास को जो जानने के जो स्रोत होते हैं, मोस्टली दो स्रोत होते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें तो जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, और दूसरा है लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके बाद प्रोटो हिस्ट्री की बात अगर करें तो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि अभी तक इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात अगर करें तो हमारे जो हड़प्पा जो काल है, यानी कि हड़प्पा काल, यानी कि जो भारत की जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान में एक स्थल है, वहाँ पर जितने भी जो साक्ष्य मिले हैं, उन लिखित साक्ष्यों में हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसके बाद में जो ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल जो पीरियड था, उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर पुरातात्विक के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ लिया गया है। यानी कि जो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर जो लिखित साक्ष्य मिले थे, उनको पढ़ा नहीं गया है। यहाँ पर अगर देखें ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक काल में हम लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ लिए। जिसका एग्जाम्पल आप अगर बात करें, जिसका एग्जाम्पल है जैसे बौद्ध और जैन धर्म है, और उसमें जो महाजनपद काल है, इसमें जो जो लिखित साक्ष्य मिले उनको पढ़ लिया गया है। और पुरातात्विक आदि इतिहास में, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री के अंदर हमने जो साक्ष्य तो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं पाए। इसका एक एग्जाम्पल है हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में जो भी साक्ष्य मिले उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना रहेगा। अब हम क्या बात करेंगे? देखिए, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री जो काल है, उसको तीन जो कालखंड है, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। अब इन तीनों के बारे में एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राक इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, और इसकी सभी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, प्रोटो हिस्ट्री क्या है? ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़े, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो प्रागैतिहासिक जो काल था, इसमें जो लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं नहीं हुए हैं, बल्कि जो पुरातात्विक साक्ष्य जो हुए हैं उन पर ही हम निर्भर हैं। तो उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास अगर देखें, तो इसमें देखिए क्या है, एक विद्वान है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। एक ये जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये मेंबर हैं। इनका ये मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। अगर उनकी बात अगर करें, उनके द्वारा 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम तमिलनाडु के पलवरम में एक औजार की उन्होंने खोज की थी। इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा गया। कहने का मतलब यही है कि भारत में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट जो तमिलनाडु के पलवरम में सबसे पहले एक औजार की खोज की थी, इसीलिए उसको प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा गया है।
ऐसे ही हम भारतीय पुरातत्व विभाग की जो जनक है उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। एक नोट है, देखिए इसमें, गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग ने 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। यानी कि जो सब पहले जो लॉर्ड कनिंग थे हमारे जो गवर्नर जनरल, उसने 1861 में जो अलेक्जेंडर कनिंग हैं उनको पुरातत्व विभाग का जो सबसे पहले महानिदेशक बनाया था। इसके बाद में बात करें कि वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को संस्कृति मंत्रालय में शामिल किया गया। यानी कि जो पुरातत्व विभाग है उसको जो पुरातत्व विभाग से हटाकर उसको संस्कृति जो मंत्रालय उसमें लिया गया है। और ये जो 2011 में इसी विभाग को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण, यानी पाषाण का मतलब तो पत्थर, यानी कि पत्थर की जो उपकरण है वो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 14 लाख वर्ष पुराने हैं। यानी कि भारत में सबसे पहले जो पाषाण यानी कि जो पत्थर के जो औजार मिले हैं वो महाराष्ट्र, जो हमारा राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है, वहाँ से बोरी नामक स्थान से पाषाण उपकरण मिले हैं और वो भी 14 लाख वर्ष पुराने। दूसरी बात है, पुरातात्विक एक व्यक्ति है, उनका नाम है थॉमसन ने कोपेनहेगन मंत्रालय, यानी कि ये जो कोपेनहेगन मंत्रालय है, कोपेनहेगन डेनमार्क का जो कैपिटल है, वहाँ का एक मंत्रालय है कि वस्तुओं के आधार पर, यानी कि पुरातात्विक थॉमसन ने कोपेनहेगन मंत्रालय के अंदर वस्तुओं के आधार पर जो हमारा जो प्री हिस्ट्री है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल है, उस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में उसने डिवाइड किया है। और ये 3 भाग कौन कौन से, देखिए, पहला भाग इसका पाषाण काल, दूसरा भाग है कांस्य युग और तीसरा भाग है लोह युग। देखिए, पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुरापाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। देखिए, ये जो पुरापाषाण काल है इसका जो समय लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। और अगर इसके लक्षण देखें, यानी कि पुरापाषाण कालीन मानव के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों की अगर बात करते हैं तो वहाँ के जो मानव है वो आखेट यानी कि शिकार भी करते थे, खाद्य संग्राहक यानी कि जो खाद्य जो सामग्री थी उनका वो संग्राहक यानी उनको एकत्रित करते थे। साथ ही इसमें जो पशुपालन का ज्ञान नहीं था, यानी कि जो पुरापाषाण कालीन जो मानव है उनको पशुपालन का ज्ञान नहीं था। आग का ज्ञान था, लेकिन उस आग को प्रयोग करने का ज्ञान उनको नहीं था। कहने का मतलब ये है कि आग का ज्ञान था परंतु उपयोग का ज्ञान नहीं था। पुरापाषाण कालीन जो औजार हैं ये स्फटिक क्वार्ट्जाइट पत्थर, यानी कि यहाँ के जो औजार थे वो पत्थर के थे, लेकिन कौन से पत्थर के, स्फटिक, इसको क्वार्ट्जाइट पत्थर भी कहते हैं, इसके औजार थे। और पत्थरों में सल्क ब्लेड यानी कि फलक, यानी कि उनमें सल्क थे, यानी कि ये धारनुमा आकृति के थे, लेकिन यानी कि ब्लेड जैसे थे, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। मद्रास में हैंडेक्स उपकरण, हैंडेक्स यानी कि हाथ के उपकरण मिले हैं, जिसमें हस्तु, कुटारा, कुल्हाड़ी, गड़ासा आदि इसमें मिले हैं। इसमें चापर, चोपिंग, पेबुला उपकरण जो सोहन नदी यानी कि पाकिस्तान में ये अवशेष मिले हैं। इस पुरापाषाण कालीन जो काल है, पुरापाषाण कालीन जो है जो पीरियड है, उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्थल है वो तमिलनाडु के अतिरमपक्कम, कौन सा स्थान है, अतिरमपक्कम, तमिलनाडु में वहाँ का है ये। और वहाँ पे देखिए क्या है,
दूसरे औजार यानी दूसरे औजार या उपकरण की खोज रॉबर्ट ब्रूसवुड के मित्र किंग ने खोज की थी। यानी कि सबसे पहले पल्लवरम में जो रॉबर्ट ब्रूसवुड के द्वारा सबसे पहले इस औजारों की खोज की थी, और दूसरी बार यानी कि दूसरे औजारों की खोज की थी किंग ने। और ये किसका था? रॉबर्ट ब्रूसवुड का मित्र था। तो यहाँ से अतिरम पक्कम नामक स्थान से किंग नामक एक विद्वान थे, उन्होंने यहाँ पर औजार की खोज की। दूसरा स्थल इसका है हथनोरा मध्य प्रदेश में है, और ये नर्मदा नदी घाटी में, और यहाँ से मिले हैं मानव की खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य। यहाँ से मानव की खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य हमारे हथनोरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में हमें मिले हैं। तीसरा स्थल है भीमबेटका की गुफाएं, जो मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की घाटी है वहां से है, और यहाँ से हमें सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि जो चित्रों के जो प्रमाण है, सबसे पहले हमें भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश में, और जो नर्मदा नदी की जो घाटी है वहां पर इसके अवशेष हमें। भीमबेटका की अगर हम खास बात देखें तो यहाँ की जो चित्रकारी है वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण का तीनों कालों के चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो प्रागैतिहासिक जो प्री हिस्ट्री है उसकी जो 3 पार्ट हैं, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, इन तीनों कालों के चित्र यहाँ पे भीमबेटका की जो गुफा है यहाँ पे मिले हैं। इसीलिए जो यूनेस्को की सूची में इस भीमबेटका की जो गुफा है उनको उसमें शामिल किया गया है। मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर के अंदर यहाँ से भी तीनों कालों के जो औजार प्राप्त हैं। यानी कि यहाँ तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में तीनों कालों के औजार मिले हैं, और जो भीमबेटका की जो गुफा है उसमें तीनों कालों के चित्रकारी के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। अगर हम नोट की बात करें कि एक मिर्ज़ापुर में एक बेलूर नदी घाटी है, वहाँ पर जो अस्थि निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा में मिली है। तो ये था आपका प्री हिस्ट्री जो था उसका फर्स्ट टॉपिक था, उसका नाम था पूरा पाषाण काल। ठीक है। सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड है वो है मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड की बात अपन करते हैं। तो ऐसे हम बात करेंगे। देखिए, मध्य पाषाण काल की जो खोज है सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में एक विद्वान थे, उसका नाम है C.L. कार्लाइल। इस C.L. कार्लाइल के द्वारा मध्य पाषाण काल की उसने खोज की थी, और इस मध्य पाषाण काल का जो समय था वो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का काल इसको माना जाता है। इस मध्य पाषाण कालीन जो समय था, उनके जो मानव थे, उनकी जो लक्षण थे वो क्या थे कि ये यहाँ के जो मानव थे वो पालन की शुरुआत, यानी कि सबसे पहले यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हुई है, और उसमें सबसे पहले जो पशु था पालतू पशु वो कुत्ता था, यानी कि कुत्ते को सबसे पहले उन्होंने पाला। इसके बाद में औजारों की बात करें तो औजार सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी कि माइक्रोलिथिक के औजारों के साक्ष्य में मिले, यानी कि जो बहुत नुकीले होते थे, तो उन औजारों के साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल में मिले। यहाँ के जो स्थल की अगर बात करते हैं तो स्थल में सबसे पहले अगर बात करें बागोर, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बागोर, यानी कि राजस्थान के जो भीलवाड़ा है वहाँ पे इस काल के अवशेष मिले। और एक स्थान है आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में। इस बागोर की विशेषता यह है कि यहाँ पर 5,000 वर्ष पूर्व के पशुपालन के पहला साक्ष्य मिले, यानी कि पशुपालन के सबसे पहला साक्ष्य हमारे बागोर राजस्थान में मिले हैं। अगर बागोर और आदमगढ़ दोनों एक क्वेश्चन के दोनों अगर जो ऑप्शन रहे हैं तो सबसे पहले आपको टिक करना है बागोर, यानी सबसे पहले बागोर में पालतू पशु के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में अगला स्थल है लेखैया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। लेखैया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, यानी कि जो मानव के कंकाल लेखैया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मिले। तो यानी कि बागोर में तो सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और लेखैया में मानव के कंकाल हमें मिले हैं।
तीसरा स्थल है चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो भी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसकी क्या खास बात है? सबसे पहले प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य, मृद भांड का मतलब हो गया मिट्टी के बर्तनों के हमें साक्ष्य चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मिले हैं। इसके अलावा प्रमुख स्थलों की अगर बात करें तो प्रमुख स्थलों में सबसे पहले बात करते हैं सराय नाहर राय, ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। महदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश और दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ये तीनों जो स्थल हैं ये सारे के सिर्फ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। तो अगर देखें सराय नाहर राय है जो उत्तर प्रदेश, इसकी क्या क्या विशेषता है? सबसे पहले यहाँ पे युद्ध के साक्ष्य मिले, यानी कि सबसे पहले जो युद्ध के साक्ष्य मिले हैं वो सराय नाहर राय यानी कि प्रतापगढ़ में मिले। इसके अलावा 4 नर कंकाल एक साथ, यानी कि एक ही जो समाधि थी उसमें 4 जनों के नर कंकाल हमें यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा स्तंभ गर्त भी हमें यहाँ से मिले हैं। इसमें महदाहा में देखिए, महदा में मृग श्रृंग के छल्ले, यानी कि जो मृग है यानी कि जो हिरण है उसके श्रृंग यानी सींग के छल्ले मिले हैं। हड्डियों के आभूषण हमें यहाँ से मिले हैं। स्त्री पुरुष युगल सवादान, यानी कि स्त्री और पुरुष के जो शव थे वो युगल रूप में हमें यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? महदहा में। दमदमा में देखिए, दमदमा में है 3 नर कंकाल के एक साथ साक्ष्य, यानी तीनों के नर यानी कि जो पुरुष है उनके नर कंकाल यहाँ पे मिले हैं और 5 युगल सवादान। देखिए महदहा में तो क्या है, स्त्री पुरुष के युगल, और यहाँ पर स्त्री पुरुषों के 5 युगल सवादान यहाँ से मिले। कहाँ? दमदमा में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली बात अपन करते हैं। तीसरा टॉपिक है नवपाषाण काल, यानी कि नेलोथिक की पीरियड की बात करते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व काल। यहाँ के जो मानव है उनके जो लक्षण, उनके लक्षणों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो चुकी थी और कृषि में सबसे पहले जो गेहूं, चावल और मक्का ये फसल थी उनकी। जो तो धार्मिक कार्य में काम लिए जाते हैं, गेहूं है खाद्य सामग्री में काम में लिए जाते हैं। तो ये 4 फसलों के हमें साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल से। तो ये पहली शुरुआत है। इसके अलावा देखते हैं स्थायी जीवन की शुरुआत। यहाँ से लोग घुमक्कड़ जीवन ना जीकर स्थायी यानी कि एक जगह रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि भोजन सामग्री या संग्राहक के रूप में वो गेहूं, जौ और चावल को इकट्ठा करने लग गए थे। इसके बाद आग के उपयोग की जानकारी, यानी कि आग की तो उन्होंने खोज पहले कर ली थी लेकिन उनकी आग का उपयोग वो नहीं जानते थे। तो नवपाषाण काल में आते आते आग के उपयोग की उनको जानकारी मिल गई थी। कुंभकारी का ज्ञान था। पहिए का आविष्कार उन्होंने किया सबसे पहले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है और वो भी 10,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की बात अपन कही। तो देखिए यहाँ की जो औजार हैं, औजारों की अगर बात करते हैं स्लेट पत्थर के औजार मिले यहाँ से। यहाँ के जो स्थलों की अगर बात करें तो स्थलों में देखिए सबसे प्रमुख स्थल है मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले और यहाँ पर जो पालतू जो पशु है, सर्वप्रथम पालतू पशु जो भैंस के यहाँ पे साक्ष्य मिले, यानी कि सबसे पहले जो पालतू पशु था वैसे तो कुत्ता था लेकिन उपयोग में सर्वाधिक भैंस को वो उसकी महत्वता को उन्होंने जाना और ये सर्वप्रथम साक्ष्य पालतू भैंस यहाँ से मिली है, इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल है लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी उत्तर प्रदेश में। ये जो स्थल है ये 8000 ईसा पूर्व कृषि एवं चावल के साक्ष्य यहाँ पे मिले। ये नई खोज है यानी कि 8000 ईसा पूर्व कृषि और चावल के यहाँ पे साक्ष्य मिले। तीसरा स्थल इसका है कोल्डी हवा इलाहाबाद यूपी में। यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले। चौथा स्थल है चिराद यानी कि सारण बिहार में। यहाँ पर हड्डियों के उपकरण मिले हैं और कश्मीर, ऐसे 2 स्थान है जहाँ पर भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है बुर्ज होम और एक है गुफकराल। बुर्ज होम का अर्थ अगर समझे तो बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान और गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। देखिए बुर्ज होम में क्या क्या अवशेष मिले। यहाँ के जो लोग हैं
गड्ढों में रहते थे। यानी गड्ढों का मतलब ये नहीं है कि गड्ढे खोद कर, यानी कि गड्ढों के अंदर ये अपने मकान व गुफा मकान या घर बनाते और वहां पर वो रहते थे। दूसरी बात अगर कहें, शिकार एवं मछली पालन उनका काम था। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के भी इसमें साक्ष्य मिले। यानी कि जो बुर्ज ओम है, यहाँ पर जो एक कब्र मिली है, उस कब्र में एक मालिक है और उस मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाई। ये साक्ष्य हमें बुर्ज होम से मिले हैं। गुफकराल की अगर बात करें तो गुफकराल का अर्थ मैंने बताया कुम्हार की गुफा होती है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों के एक साथ साक्ष्य में मिले। यानी कि यहाँ पर कृषि और पशुपालन के दोनों के एक साथ साक्ष्य मिले। तो डियर फ्रेंड, आगे की बात करते हैं। पाकिस्तान में कुछ स्थल हैं, उनको आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, उनको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। मेहरगढ़, राना गुंडई, मुगल गुंडई, पेरियानो गुंडई, डाबरकोट और बालाकोट, ये सारे के सारे स्थल हैं जो पाकिस्तान में हैं। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आप ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा जो टीके स्टडी क्लासेस है, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।